गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने निरूह वस्ती की किस प्रकार निर्माण होता है, डिकॉक्शन एनिमा का क्या प्रोसीजर है, निरूह वस्ती का क्या प्रोसीजर है, प्रिपरेशन कैसे की जाती है उस क्वाथ की जो निरूह वस्ती में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा ऑयल एनिमा प्रोसीजर के बारे में पढ़ा। पार्ट सेकंड के ख़त्म होने तक हम किस प्रकार से डिकॉक्शन एनिमा बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ डिकॉक्शन एनिमा और निरूह वस्ती का जो क्वाथ का निर्माण कैसे किया जाता है और कितनी मात्रा में उस क्वाथ में 1/4 जब किया तो वात के लिए है, 1/6 किया तो पित्त के लिए है और 1/8 किया तो कफ दोषों के लिए और हेल्दी पर्सन के लिए, वो सब हमने बतलाया। इसमें षष्ठांश, अष्टमांश, चौथाई अंश इस तरह से आचार्य ने बतलाया भी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लग जाए कि यहाँ पर चौथाई अंश, ये छठा अंश और ये अष्टमांश, ऐसे 3 अंशों के बारे में आचार्य ने यहाँ पर बतला भी दिया था। अब आगे क्या कहता है कि इसके निर्माण में जब सब वस्तुओं को मिलाकर गर्म पानी से भरे पात्र में वाष्पों के द्वारा गर्म कर मथानी से खूब मथने के लिए कहता है ऑल दीज आर मिक्स्ड टुगेदर, चर्नड वेल विद चर्नर एंड मेड वार्म बाय कीपिंग इट्स कंटेनर आइदर इन अ हॉट वाटर और बाय स्टीम फ्रॉम अ पॉट। कहता है कि या तो इनको बस्ती यंत्र में डालकर न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा, इट शुड देन बी फिल्ड इन द एनिमा बैग, एनिमा बैग के अंदर इसको लेंगे, बस्ती पुटक के अंदर इसको लेंगे। इन दैट कंडीशन विच इज़, इसके दौरान ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, विच इज़ नाइदर टू हॉट, ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, नाइदर टू कोल्ड और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए। क्या कहता है, ये सभी लक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है, न बहुत स्निग्ध न बहुत रुक्ष, नाइदर टू फैटी नोर टू ड्राई, नाइदर टू स्ट्रॉन्ग नॉर टू माइल्ड, न बहुत तीक्ष्ण हो न बहुत मृदु हो, न बहुत निर्मल और पतला हो और न बहुत गाढ़ा हो, नाइदर टू थिक नॉर टू थिन, नाइदर टू मच नॉर टू लेस इन क्वांटिटी, न तो बहुत मात्रा में कम हो और न मात्रा में बहुत अधिक हो, न नमक रहित हो और न नमक वाला हो, बहुत नमक नहीं डाला गया हो, neither with too much of salt nor too less is then pushed into the rectum। कहता है और न बहुत अम्ल हो और न बहुत थोड़ा अम्ल हो, neither too sour और neither too less sour, और उसके बाद इसको गुदा में, रेक्टम में डाल देना चाहिए। क्या कहता है, some other experts of enema therapy say that quantity of fat, oil, ghee and honey should be 3 पल, 3 पल होनी चाहिए 144 ग्राम के बराबर। 1 पल यहाँ पर आप देख लेंगे 48 ग्राम के बराबर रहता है, आप आगे याद रखेंगे। क्या कहता आचार्य कि स्नेह मधु की पृथक पृथक 3 पल मात्रा, ऐसा आचार्य ने बोला है। 3 पल में सेंधा नमक को आधा कर्ष बोलता है। कहता है क्वांटिटी ऑफ सेंधव साल्ट फॉर हेल्दी विल बी हाफ ए कर्श, 1 कर्श हाफ कर्श के बराबर है 6 ग्राम के। द कल्क पेस्ट ऑफ ड्रग्स बी 2 पल, जो कल्क है 2 पल होना चाहिए। शेष सभी द्रव्य 10 पल लेकर बस्ती बनाने के लिए कहते हैं। एंड अदर लिक्विड्स पुट टुगेदर शेल बी 10 पल इक्वल टू 480 ग्राम, 1 पल बराबर है 48 ग्राम, ये याद रखेंगे। 1 कर्श बराबर है 12 ग्राम, आधा कर्श बराबर है 6 ग्राम, ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और मधु नमक स्नेह कल्क इनको एक साथ मिलाए, निरूह के मिश्रण का यह नियम है। कहता है हनी, सॉल्ट, फैट, पेस्ट एंड डिकॉक्शन आर टू बी मिक्स इन सक्सेसिव ऑर्डर वन आफ्टर द अदर, दिस शैल बी द मेथड ऑफ मिक्सिंग द मटेरियल्स फॉर डिकॉक्शन एनिमा। यही निरूह के लिए नियम भी बनाया गया है। निरूह ले लेने पर रोगी को पीठ के बल उत्तान लेटाकर निरूह में मन को लगाएं। कहता है आफ्टर रिसीविंग द एनिमा द पेशेंट शुड लाई विद हिज फेस अपवर्ड
विद ए पिलो अंडर हिज हेड मेंटली इंटेंट ऑफ द एनिमा। वो निरूह वस्ती के एनिमा के अंदर अपना मन को लगाए। क्या कहता है, मल प्रवृत्ति होने पर उकड़ू बैठकर मल त्याग करे। जैसे इंडियन स्टाइल की जो टॉयलेट रहती है उसके ऊपर उसे मल त्याग करने को कहता है आफ्टर गेटिंग द अर्ज, जब उसको वेग आ जाए मल का, ही शुड एलिमिनेट द फीसिस सिटिंग ऑन हिज हील्स। कहता है निरूहण की अवधि, टाइम ऑफ रिटेंशन ऑफ डिकॉक्शन एनिमा। निरूहण की अवधि के बारे में जब यहाँ बात करता है तो निरूह वस्ती के लौटने का अधिक से अधिक समय 1 मुहूर्त है। 1 मुहूर्त का अर्थ लिया गया है बेटा यहाँ पे 48 मिनट्स। 1 मुहूर्त बराबर है 48 मिनट। द मैक्सिमम टाइम फॉर निरूह वस्ती मटेरियल टू कम आउट इन 1 मुहूर्त इक्वल टू 48 मिनट्स। आफ्टर द पीरियड इट मे बी फेटल। अगर उससे ज़्यादा देर तक या अगर अधिक देर तक अंदर रहती है तो यह मृत्यु कारक भी हो सकती है और इसको बहुत घातक माना जाता है। इस अवस्था में अनुलोम कारक कहता है hence another purgative enema prepared with fats, alkalis, urine of animals like the cow and sour substances and possessing uncutus। कहता है कि यहाँ पर फैट्स लेंगे, स्नेह लेंगे, अनुलोम कारक लेंगे, जो दिशा भ्रम जो हो गया है वात का वो अपनी दिशा की ओर आना प्रारंभ करे। क्षार या क्षार एल्कलीज लेंगे, मूत्र गोमूत्र यूरिन ऑफ एनिमल्स लाइक काउ एंड अदर्स, और अम्ल कांजी सौर सब्सटेंसी से बनाई गई, स्निग्ध अनक्यूटस और तीक्ष्ण उष्ण पेनिट्रेटिंग और हॉट प्रॉपर्टीज से युक्त दूसरी वस्ती रोगी को जल्दी से देंगे। प्रॉपर्टी शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इमीडिएटली। और रेक्टल सपोजिटरी प्रिपेयर्ड, और फलवर्ती बरतेंगे। सपोजिटरी जो रहती हैं जो लगा दी जाती हैं गुदा मार्ग में और मल प्रवृत्त हो जाता है। और स्वेदन करें और डरावें। कहता है व्हेन रेक्टल सपोजिटरी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट शुड बी मेड यूज ऑफ। स्वेटिंग थेरेपी एंड फ्राइटनिंग, डराना और स्वेदन करना, शुड आल्सो बी रिसोर्टेड टू डू इंड्यूस डेफिकेशन, जिससे मल त्याग वो जल्दी से कर दे। इस प्रकार के कार्य उसके साथ करते रहना है। क्या कहता है, स्वयं निरूहण होने पर कर्तव्य। इफ द मटेरियल कम आउट ऑन इट्स ओवन अकॉर्ड देन सेकंड, थर्ड और फोर्थ एनिमा कैन बी गिवन। कहता है यदि वस्ती अपने आप अतिशीघ्र वापस निकलाए तो दूसरी वस्ती हमें देनी चाहिए, तीसरी और चौथी भी दे देनी चाहिए। जब तक भली प्रकार निरूह के लक्षण न दिखाई दें तब तक वस्ती हमें देते रहना चाहिए। इफ़ द मटेरियल कम आउट ऑन इट्स ओवन रिकॉर्ड द सेकंड, थर्ड और फोर्थ एनिमा कैन बी गिवन और एज मैनी एज रिक्वायर्ड टिल ही डेवलप्ड सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर एनिमा थेरेपी। क्या कहता है आचार्य कि निरूह के सम्यक योग, अयोग, रतियोग के लक्षण विरेचन की भांति जानने चाहिए। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप लोगों को पिछले 18वें अध्याय में, विरेचन के अध्याय में सम्यक योग, अयोग, रतियोग के लक्षण आपको अच्छे से बता दिए गए हैं। वैसे ही लक्षण निरूहवस्थी में भी पाए जाते हैं। क्या कहता है आचार्य, द सिम्टम्स ऑफ बाउट्स ऑफ डिकॉक्शन एनिमा थेरेपी आर सिमिलर टू दोज ऑफ परगेशन थेरेपी। कहता है आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ डिसाइडेड सिम्टम्स द पेशेंट शुड टेक ए बाथ विद वार्म वाटर। कहता है इस प्रकार जब निरूह के सम्यक लक्षण दिखाई देने लग जाएं तो गुनगुने पानी से, वार्म हॉट वाटर, बहुत गर्म भी ना हो, ऐसे जल से उसे स्नान करने के लिए टेक ए बाथ विद वार्म वाटर एंड ईट राइस मांस अलॉन्ग विद जूस ऑफ एनिमल्स ऑफ डेजर्ट लाइक लैंड। कहता है जंगल मांस, जहाँ पर वात दोष की अधिकता रहती है, वहाँ का पतला बनाकर उसके साथ मांस के साथ चावल खाने के लिए बोलता है। वात विकार के लिए निरोह है, वात की शांति के लिए जंगल मांस श्रेष्ठ है। वमन विरेचन में अग्नि मांद्य होता है, परंतु निरोह के नाभि के ऊपर ना जाने से अग्नि मांद्य नहीं होता है। क्या कहता है आचार्य, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिकॉक्शन एनिमा कॉज्ड बाय द सर्कुलेटिंग मलास दोषाज विल बी सबसाइड बाय वार्म वाटर, बाथ एंड फूड।
कहता है इफ़ द पेशेंट बिकम्स ट्रबल्ड बाय इंक्रीज वात ही शुड बी गिवन ए फैट एनिमा इमीडिएटली ऑन द सेम डे। कहता है वमन विरेचन के बारे में पेयादि क्रम यहाँ पर नहीं कहा है, जो पहले वही देना चाहिए। निरूह दिए व्यक्ति में यदि अतिशय चलायमान दोष के कारण जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वे गर्म पानी, स्नान और भोजन से तो शांत हो जाते हैं, लेकिन निरूह के बाद वात पीड़ित मनुष्य को तुरंत अनुवासन वस्तु देना चाहिए। क्या कहता है? द सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर इनएडिक्वेट एंड एक्सेस डिकॉक्शन एनिमा थेरेपी आर द सेम एज दोज ऑफ स्नेहन ड्रिंकिंग ऑफ फैट थेरेपी। कहता है कि इस अनुवासन के सम्यक योग, अयोग और अतियोग के लक्षणों को स्नेहपान के लक्षणों के भांति समझना चाहिए। अनुवासन वस्ती को स्नेह वस्ती कहा है। जिस प्रकार स्नेहन करवाने से उसके योग, अयोग और अतियोग के लक्षण होते हैं, उनको स्नेहपान के भांति ही समझना चाहिए। अनुवासन के सम्यक योग का लक्षण क्या कहता है? साइन ऑफ गुड अनुवासन वस्ती प्रोसीजर। आचार्य ने बतलाया कि इसके दौरान फैट कमिंग आउट अलोंग विद फीसिस, जब मल के साथ स्नेह पदार्थ बाहर आने लग जाए। क्या कहता है? जब मल के साथ कुछ समय रहकर बाहर आए, अनुलोम वायु अपान वायु के साथ लेकर आए, उसे सफल स्नेह अनुवासन वस्ती समझना चाहिए। कहता है व्हेन फैट कम आउट अलोंग विद फीसिस आफ्टर स्टेइंग इनसाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉलोड बाय फ्लेटस मूविंग डाउन आर द सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर फैट एनिमा थेरेपी। क्या कहा है आचार्य ने? कि यहाँ पर बताता है कि अनुवासन की दोषानुसार संख्या, कफ दोष में 1 से 3 अनुवासन वस्ती दें। कहता है 1 to 3 फैट एनिमा अनुवासन शुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ डोमिनेंट डिजीजेज, 5 to 7 फॉर पित्त डोमिनेंट डिजीजेज, 9 to 11 फॉर वात डिसऑर्डर्स। ये स्नेह वस्ती इतनी मात्रा में इन लोगों को देनी चाहिए। कफ में सबसे कम क्यों देता है? क्योंकि गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छल पहले से ही उसके ये सभी गुण हैं, तो वहाँ पे ऐसा करना चाहिए। लेकिन वात में क्या है? रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, सचलोद, विशद, खर, ऐसे सभी रुक्षता वाले गुण हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा स्निग्ध पदार्थ, जायला, ज़्यादा घी वाले पदार्थ उसने देने के लिए बोला है। और यदि इसके आगे भी ज़रूरत हो तो अयुग्म और विषम अनुवासन देने के लिए पीछे से फिर आस्थापन वस्ती दे दें। कहता है कि अगेन ऑन अनइवन अल्टरनेटिव डेज 3rd, 5th, 7th एक्सेट्रा डिकॉक्शन एनिमा शुड बी गिवन। क्या कहता है? यहाँ पर आपको एक बात नोट कर लेनी है कि निरूह वस्ती, ऑलवेज निरूह वस्ती डिकॉक्शन एनिमा इज गिवन इन एम्प्टी स्टोमक। खाली पेट ही आपको निरूह वस्ती देनी है। निरूह वस्ती को आस्थापन वस्ती भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और अनुवासन वस्ती हमेशा, जो स्नेह वस्ती जिसको कहते हैं, फैट एनिमा इज गिवन सून आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद देना है। व्हेन द पाम्स ऑफ द पेशेंट इज स्टिल वेट ड्यू टू हैंड वॉश, आफ्टर फूड इनटेक, आर्द्र पानी अवस्था, तभी आपको अनुवासन वस्ती देना है। व्हेन द पाम्स मतलब हथेलियाँ जो पेशेंट की हैं, जो वेट रहे हैं हैंड वॉश से, आफ्टर फूड इनटेक, तभी उसको अनुवासन वस्ती वहाँ पर दे देनी है। ये बात याद रखेंगे। निरूह वस्ती खाली पेट देनी है, और अनुवासन वस्ती खाना खाने के बाद जैसे ही हाथ धोए, हाथ गीले ही रहें, तभी उसको अनुवासन वस्ती देनी है। फूड शुड बी गिवन अलोंग विद अनयूज्ड सूप प्रिपेयर्ड विद राइस ग्रेन्स इन केस ऑफ कफ डिसऑर्डर। कहता है कि यहाँ पे आस्थापन देने के बाद पीछे कफ में यूस देना है। कफ अगर व्याधि है तो यूस देंगे, पित्तज व्याधि है तो दूध देंगे, वातज है तो मांसरस देंगे। कहता है अनयूज्ड सूप प्रिपेयर्ड विद राइस ग्रेन इन केस ऑफ कफज डिसऑर्डर, मिल्क इन केस ऑफ पित्तज डिसऑर्डर, और मीट जूस ऑब्लिक मीट सूप इन केस ऑफ वात डिसऑर्डर। क्या कहा है? वात रोग में वस्ती, वात में निरूह के लिए बोलता है आचार्य। कहता है इन केस ऑफ इंक्रीज्ड वात 1 एनिमा कंसिस्टिंग ऑफ डिकॉक्शन ऑफ ड्रग्स। कहता है दशमूल आदि वात घन, वात नाशक औषधियों के क्वाथ में निशोथ, त्रिवृत,
सैंधव मिक्स विद फैटी सॉल्ट्स ऑफ स्वीट एंड सोर टेस्ट, स्निग्ध मधुर और अम्ल एवं उष्ण मांस रसोई से युक्त एक वस्ती देने के लिए कहता है। याद रखेंगे, वातज विकारों में वातघन औषधियों का प्रयोग होगा और पैतिक विकारों में पित्तघन, कफज विकारों में कफघन कफनाशक, पित्त में क्या कहता है नेग्रोद आदि। इन केस ऑफ इंक्रीज कफ आरगवद आदि एंड वत्सक आदि, these are used with mix with honey, cow urine possessing penetrating hot and pungent properties is ideal। कहता है कि मधु गोमूत्र के साथ रुक्ष तीक्ष्ण कटु और उष्ण गुण वाली 3 वस्तियां देने के लिए बोलता है। ये यहाँ पर आप देख लेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है इसने आचार्य ने। पित्तज रोगों में क्या कहता है, इन केस ऑफ पैतिक व्याधि नेग्रोद आदि एंड पद्मक आदि गण, द ड्रग्स यूज्ड मिक्स विद शर्करा, घी, दूध और इक्षु रस और मधु के साथ मिलाकर मधुर और शीत 2 वस्तियाँ उत्तम बतलाई गई हैं। और यहाँ पर कफ में 3 वस्तियाँ आचार्य ने बोली। ये इसको नेग्रोद आदि और पद्मक आदि को याद रखेंगे, ये इनको याद रखेंगे, दोनों जो शर्करा को याद रखेंगे। मधुर और शीत गुण से 2 वस्तियाँ यहाँ पर उत्तम बोली गई हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य, सन्निपात में बस्ती के लिए बोलता है। सन्निपात में तीनों ही बस्ती दें क्योंकि ये क्रम से तीनों दोषों को नष्ट करने वाली हैं। कहता है इन केस ऑफ ऑल 3 दोषा टुगेदर दीज 3 काइंड्स ऑफ वस्ती एनिमा will be bring down the doshas for which another enema need to be given with drugs of all the above mentioned qualities। क्या कहा है कि इन तीनों को एक साथ मिला कर देंगे जो तीनों दोषों को नष्ट करती हैं। संसर्ग में भी 2 ही वस्तियाँ देवें। चौथी वस्ती का निषेध है। कहता है कि चिकित्सक को 3 से अधिक वस्ती देना उत्तम नहीं मानते। दूसरे जो चिकित्सक हों चौथी वस्ती को देना अधिक नहीं, क्योंकि चौथी वस्ती कोई दोष नहीं, इसके लिए चौथी वस्ती दी जाए। ये भी बात सही है। कहता है कि जब दोष 3 ही है, वात है, पित्त है, कफ है और चौथा एक आध रक्त को भी दोष मानते हैं, तो यहाँ रक्त को दोष मानने वालों के लिए तो है, लेकिन यहाँ पर 3 ही दोष मूल रूप से माने गए हैं, तो इन 3 दोषों की ही चिकित्सा हम विशेष तौर पे करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 3 ही वस्तियाँ देना उत्तम माना गया है। नेक्स्ट है अन्य हेतु। दूसरे चिकित्सक भी 3 ही तरह की वस्ती मानते। पहली वस्ती दोषों का उत्क्लेश करती है, ये बात यहाँ इम्पोर्टेंट है, उत्क्लेश। दूसरी वस्ती इनका शोधन करती है और तीसरी शमन करती है। इन क्रम में 3 ही वस्तियाँ उचित हैं। क्या कहता है, दोबारा देखेंगे, ये जो उत्क्लेश है, ये शमन है और शोधन है, ऐसे इन तीनों को कनेक्ट कर लेंगे। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। कहता है ये 3 वस्तियाँ इसीलिए बोली गई कि एक उत्क्लेश करके दोषों को बढ़ाएगी, एक उसका शोधन कर देगी, बाहर निकालेगी, और एक दोषों को शांत कर देगी। उसके बाद क्या कहता है आचार्य, दोनों पक्ष की प्रामाणिकता में दोष और औषध के बल का विचार करके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये देखेंगे, दोष और औषध, इन दोनों का विचार करके आचार्य कहता है इनके बल का विचार करके सबको स्वीकार करना चाहिए, अर्थात दोषाधिक्य होने पर तथा बल की अधिकता होने पर औषध मृदु हो तो अधिक वस्तियाँ भी देनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि ये चीज़ औषधि मृदु है तो अधिक वस्तियाँ दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उक्त विषय में स्वमत के बारे में बात करता है कि जब तक सम्यक निरूह के लक्षण न हो जाए। सम्यक निरूह का मतलब है यहाँ पे विरेचन से। विरेचन मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि विरेचन के सम्यक लक्षण होंगे वो सम्यक निरूह के लक्षण के समान ही होने चाहिए। इनको एक बार आप देख लेंगे दोबारा, ताकि आपको इसका भी लर्न हो जाए, और तब तक वस्ती देंगे। हाँ, यहाँ पर अब हम उक्त विषय में ये मैंने आपको बता दिया कि सम्यक निरूह के लक्षण सम्यक विरेचन के समान रहते हैं। कर्म आदि वस्तियों की संख्या के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे।
यहाँ पर आज हम अपना पार्ट 3 ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। रीड राइट लर्न मार्क, और जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको कंप्लीट देखा कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।